हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग आए हैं लखनऊ में अंबेडकर पार्क आए हैं और इस तरफ का जो दृश्य है बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप एक बार नजर डालिए, झरना भी है, बहुत अच्छा प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है। देखो विकास, विकास हर एक तरफ क्या करो, कैमरे को घुमाओ बेटा, हर एक तरफ कितना अच्छा शो कर रहा है। देखिए, आप भी कभी आइए इस स्थान पर, बहुत अच्छा प्लेस है। इस तरफ मूव करो, कैमरे को घुमाओ इधर, कितना अच्छा है। देखिए आप लोग देखिए, और हम लोग 24 घंटे समय लेके आए हैं यहाँ पास। विकास आज चले आओ, चले आओ, चले आओ विकास। हाँ, यहाँ दो बच्चे हमारे बैठे हैं, बहुत सीनियर बच्चे हैं, सबसे पुरानी बैच के ये बच्चे हैं। आइए इनसे रूबरू कराते हैं। अब हम सबके पास लेकर चलेंगे, इनसे मिलिए। इनका नाम है अमित। अमित, क्या कहना चाहोगे इस स्थान के बारे में? ये स्थान तो बहुत अच्छा है भैया, हाँ। अम्बेडकर पार्क। यहाँ लड़के घूमने के लिए बहुत अच्छा पार्क है। अच्छा, और क्या अच्छा लगा यहाँ पास? यहाँ अच्छा तो हाथी लगा है बस, और क्या लगा है? और कुछ नहीं लगा है, और पेड़ पौधे अच्छे लगे हैं। अच्छा, यहाँ का ये झरना जो है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत अच्छा। है। चलिए आगे चलिए, चलिए आइए ऋषभ सर या जय सिंह सर से मुलाकात करते हैं। कहाँ है सर जी? वहाँ पास है क्या? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए आइए आइए आइए, हम ना। तो हाँ बच्चों, आइए। लोग गंदे याद लोग हैं, आए हमको दर्शन नहीं करना है। तो आइए बच्चों, हम अपने सर से मुलाकात करवाते हैं जो न्यू वेदांतम क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ महीने पहले प्रभाकर सर पढ़ा रहे थे। जय हिंद मित्रों, आज श्री प्रेम सर और दीपक सर के साथ भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन रैली जो लखनऊ में है, आज वहां आना हुआ और मित्रों के साथ भ्रमण करते हुए आज हम गैलरी में प्रवेश कर रहे हैं। और आइए इस विषय पे हम चर्चा करेंगे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं जो परिवर्तन के रूप में हमें दिखाई दे रही हैं और क्या चीज़ें सिखाती हैं। इन्हीं सब चीज़ों के साथ आइए हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि शुरुआत से ही अगर हम कदम बढ़ाएं तो हमें सामाजिक परिवर्तन गैलरी का लोकार्पण सुश्री मायावती जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा दिनांक 25 जून 2009 को संपन्न हुआ था। अर्थात आज से ये कुछ 14 वर्ष पहले पूर्व यह परिवर्तन हुआ था और इसकी अपनी अलग पहचान है। पहचान का कारण भी है, यह बताता है कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। आप शिक्षा के बल पे कितनी ऊंचाइयों तक आप पहुंच सकते हैं और अपने जनमत का प्रयोग करके भी आप अपने एक पूरे संपूर्ण भारत या आप एक किसी क्षेत्र राज्य के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं और उनके हित के बारे में सोच सकते हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार की चीज़ें की हैं तो कहीं ना कहीं एक नया संदेश देने के लिए किया है। आइए हम बात करते हैं श्री नारायण गुरु जी के बारे में। कुछ पंक्तियां वर्णित हैं यहाँ पे, हम आप लोगों को रूबरू कराना चाहेंगे। दूसरे प्राणियों की खुशी अथवा प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है, यही मुख्य सिद्धांत है। जिस कार्य से एक व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त होती है और उस कार्य से दूसरे को भी प्रसन्नता मिलनी चाहिए। और ज्ञान कभी स्थिर नहीं रहता है, बल्कि वह सदैव बुद्धि को बढ़ाता रहता है। श्री नारायण गुरु, यह कथन जो भी हमने पढ़ा है यह बताता है कि बुद्धि जो है, अगर आप विवेक के आधार पे कुछ कर रहे हैं तो लगातार आप करते रहिए, क्योंकि रुका हुआ जो पानी होता है वह दूषित हो जाता है। और किसी व्यक्ति के अगर पहचान की बात करें तो वह अपने ज्ञान के रूप से ही पहचाना जाता है। जिस प्रकार से ज्ञान के स्रोत और पराकाष्ठा बढ़ती जाएगी, मानवीय संवेदनाएं भी उसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। आइए हम अगली ओर चलते हैं और ये दूसरी प्रतिमा हमें दिख रही है। आज बहुत से पर्यटक कह सकते हैं और कई विद्यालयों से आए हुए विद्यार्थी हैं जो भ्रमण कर रहे हैं यहाँ पर। संध्या का समय है, बहुत ही मनोरम दृश्य है।
यह दूसरी प्रतिमा है। श्री महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, उनके भी एक कथन है यहाँ पे वर्णित है, लिखित है। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र हताश हुए और गुलाम बनकर रह गए। अर्थात इतना अनर्थ अकेले शिक्षा के अभाव में हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले। यह पूरा विवरण जो है वो शिक्षा के विषय में दिया गया है। बात यह है कि विद्या बिना मति गई, अर्थात मति, आदमी की बुद्धि तब भ्रष्ट हो जाती है जब उसके पास विद्या नहीं होती है। मति बिना नीति गई, अगर व्यक्ति के पास अपनी मति नहीं होगी, अपना विचार नहीं होगा, तो वह कोई नीति और कोई नियम नहीं बना पाएगा। अनीति बिना गति गई, अगर कोई व्यक्ति के पास नीति या योजना ही नहीं रही तो उस प्रकार से कोई गति नहीं कर पाएगा। और जब गति करना होगा, गति करेगा, तभी व्यक्ति को क्या, वित्त की प्राप्ति होगी, अर्थात अर्थ धन की प्राप्ति होगी। अब वित्त बिना शूद्र हताश, और जब आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप निराश हो जाएंगे सभी क्षेत्रों से और गुलाम बनकर रह गए, अर्थात फिर व्यक्ति गुलाम ही बनकर रह जाएगा। तो शिक्षा का महत्व है, और शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे है कि वित्त भी कहीं ना कहीं एक आपको सोर्स के रूप में, स्रोत के रूप में सहायक होता है। आइए हम आगे तीसरी प्रतिमा की ओर चलते हैं। जो तीसरी प्रतिमा है ये श्री राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज जी की है। इनका भी एक अपना कथन है कि गरीबों, दलितों एवं पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा और उसके अपने समाज में संगठन और जागृति पैदा करनी होगी। भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब से, यह जाति भेद समाप्त होने की स्थिति पर ही निर्भर करता है। यह भी एक जो उक्ति है, अगर इसे हम गहराई से समझना चाहें, हम प्रथम वाक्य में ही देखें, गरीबी, दलितों को एवं पिछड़ों को अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए स्वयं सोचना होगा। किसी भी व्यक्ति को अगर उसे अपने अधिकारों के प्रति जागना है, चाहे हम पुरुष वर्ग की बात कहें या महिला वर्ग की, अगर महिलाएं भी समान रूप से आज उठ पाई हैं, तो फिर अपने अधिकारों के प्रति जाग पाई हैं, तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से ये प्राप्त हो पाया। किसी भी जाति धर्म की हो, किसी एक धर्म की या जाति धर्म के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने नहीं किया था। और समाज में संगठन और जागृति पैदा करनी होगी, यह भी हमारा कर्तव्य है। अगर आप एक शिक्षक के तौर पे या किसी भी अन्य तौर पे आप कार्य कर रहे हैं और संगठन बना रहे हैं, तो समाज में जागृति पैदा करना चाहिए। अगर जागृति हम पैदा नहीं कर रहे हैं, स्वार्थ निहित हैं, अर्थात हम समाज के सदस्य नहीं हुए, और भारत की उन्नति चाहे शीघ्र हो या विलंब हो, यह जाति भेद समाप्त होने की स्थिति पर ही निर्भर करता है। और जाति पाति जो भेदभाव बना हुआ है समाज में, यह समाप्त होना बहुत आवश्यक है। शिक्षा का प्रसार है, जितना ही बढ़ता चला जाएगा, आने वाले समय में यह परिवर्तन आएगा। आज से 30, 40 वर्ष, 50 वर्षों बाद, जहाँ पर लोगों को विश्वास हो जाएगा कि यहाँ से अब हमें जाति पात की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बड़े स्तर पे बात करें, जहाँ पे बुद्धिजीवियों की बात हो जाती है, तो वहाँ पे जाति पात का स्तर खत्म हो जाता है। वहाँ पे बातें शिक्षा की होती हैं और चीज़ें शिक्षा के स्तर पे भी ली जाती हैं, चाहे उनके साथ कोई बड़ा बैठे, छोटा बैठे। और जाति पाति जो उत्पत्ति जो शब्द है वो हमारे शिक्षा के माध्यम से ही है, क्योंकि अगर शिक्षा प्राप्त नहीं होगी तो इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता रहेगा। जिस प्रकार से एक मेढक होता है, अगर वो कुएं में है तो उसे लगेगा कि दुनिया इतनी ही बड़ी है और उतना ही वह सोच पाएगा। और अगर समुद्र में कोई है, जीव है, उसे पता होता है समुद्र अथाह है। तीसरी प्रतिमा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की हैं, हमारे संविधान निर्माता। आज उनकी भी एक उक्ति, मैंने अपने समाज के लिए जो कुछ भी किया है वह मैं जीवन भर बेहद तकलीफें और अनंत संकटों का सामना करके अपने विरोधियों से संघर्ष करने के बाद ही कर पाया हूँ। बहुत संकटों और मुसीबतों को झेलकर मैं इस कारवां को आज जहाँ है वहाँ तक ला पाया हूँ। इस कारवां के सामने आने वाली दिक्कतों को झेलते हुए आगे बढ़ने दीजिए। अगर मेरे अनुयायी इस कारवां को आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसे वहीं छोड़ दें जहाँ पर यह विद्यमान है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरे इस कारवां को पीछे नहीं जाने दें। यही मेरा संदेश है मेरे लोगों के लिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।
संध्या हो रही है, इस वजह से हम ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे अगर बात पे विचार की जाए कि अगर हम किसी संस्थान को, किसी विषय क्षेत्र को, किसी विचार पे अगर हम ध्यान दे रहे हैं और उसे बढ़ा नहीं पा रहे हैं तो उसे पीछे करने का भी हमें कोई हक नहीं है। अर्थात वहीं से छोड़ देने का चीज़ें हैं वहाँ पे रुकी रहेंगी और कोई और विचारवान आएंगे, कोई और विचारक आएंगे जो उस कारवा को आगे लेकर अगली प्रतिमा मान्यवर श्री कांशीराम जी की है। कथन देखते हैं यहाँ पे। सत्ता में आने पर हम लोगों का प्रयास सबके साथ बिना किसी भेदभाव के एक समान बर्ताव करने का होगा। हमारा विश्वास सभी जातियों के प्रति समतल समानता का है। यह केवल भारत ही है जहाँ वर्ग संघर्ष के बजाय जाति संघर्ष देखने को मिलता है। मान्यवर श्री कांशीराम। भारतवर्ष अगर हम बात करें, उत्तर ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। जो जाति व्यवस्था थी उस समय, वह एक परिवार में यदि कोई व्यक्ति शिक्षा का कार्य करता था तो उसे ब्राह्मण माना जाता था। और ब्राह्मण जैसी चीज़ें या जातिपात जैसी चीज़ें जो हैं हमारे उत्तर वैदिक काल से शुरुआत हुई और उसके बाद ये आगे चलती चली आई। और ये जाति संघर्ष भी है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने किसी भी कार्यों में पीछे आते चले जा रहे हैं। अगली प्रतिमा पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी का कथन है। देश में सर्व समाज ही मेरा परिवार है और इस समाज में से खास तौर से दलित एवं पिछड़ा वर्ग, जिनकी यहाँ जिंदगी के हर पहलू में सदियों से बड़े पैमाने पर उपेक्षा हुई है, इनको मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने और इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने हेतु तथा इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं असहाय लोगों की गरीबी व लाचारी को दूर करने के लिए ही मैंने अपना तमाम जीवन समर्पित किया है और जिसके लिए मैंने अनेकों प्रकार की दुख तकलीफ़ें भी उठाई हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अवश्य प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। सुश्री मायावती। अब यहाँ पे एक बात यहाँ भी मानने की बात है, मतलब एक विश्वास समझिए कि यहाँ सिर्फ दलितों की बात ही ना करके अपर कास्ट में हम लोग हर जगह दलित वर्ग की बात करते हैं, पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि सवर्ण में भी कुछ गरीब हैं, उनसे उपेक्षा की जाती है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ग की बात कर रहे हैं, सभी वर्गों में जो पिछड़े हैं, अर्थात पिछड़ने का मतलब जिनके पास शिक्षा नहीं है, जिनके पास जागरूकता नहीं है, उन सभी को लेकर आगे आना है। सिर्फ एक दलित वर्ग के लिए ही नहीं कहा गया है, पिछड़े वर्ग के लिए गया है, जिनके पास शिक्षा नहीं है उन सभी वर्गों के लिए बात कही गई है। तो इसी के साथ हम ये जो सामाजिक गैलरी थी यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।